हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो हमारा चल रहा था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है 8 फरवरी 2026 को, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए यूज़फुल है। तो आप दोनों ही कोई सा भी पेपर दे रहे हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो हमने ये है हमारी यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया, उसके एमसीक्यूज़ भी करा दिए हैं। वे दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप दोनों वीडियो देख सकते हो। अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नाम है बाल विकास के सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको जो हमारा पेपर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, उसमें पहले आपको थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए, फिर आप एमसीक्यूज़ बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले इसकी थ्योरी पढ़ाती हूँ, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो अब देख लेते हैं सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में क्या है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बाल विकास के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व शिक्षकों को यह समझाने में सहायक करता है कि बालकों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। बालकों के विकास को आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में बाल मनोविज्ञान भी शिक्षकों की सहायता करता है, जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, अभिरुचि, स्थितियाँ तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बाल विकास के सिद्धांत है उसमें क्या कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हमारे टीचर होते हैं वो बच्चों की व्यवहार, अभिरुचि को समझ सके, उसके लिए हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कराना पड़ता है टीचरों को। क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे टीचर के पास ही रहते हैं, आधा दिन तो स्कूल में रहते हैं, आधा दिन घर रहते हैं। तो टीचर को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस में है, वो व्यवहार कैसा कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो ये सब चीज़ इसमें आती है बाल विकास के सिद्धांतों में। तो देख लेते हैं, तो बाल विकास की अवधारणा। तो बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है, बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। यानी जो बाल विकास है उसका मतलब क्या होता है, बालकों का मानसिक यानी मेंटल और उसका फिजिकल यानी दोनों ही इसमें विकास होने चाहिए। तो विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होता है। तो विकास कितने प्रकार के होते हैं, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी और भाषाई धार्मिक भी होता है। तो विकास का संबंध है गुणात्मक, यानी गुणात्मक में क्या आता है, कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा। और परिमाणात्मक में क्या आता है, लंबाई में वृद्धि, यानी जो हमारा शारीरिक विकास है यानी परिमाणात्मक, जिसमें बच्चे की लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि और अन्य दोनों से। ठीक है, तो शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता तक ज्ञान होना चाहिए। यानी टीचर होता है उसको बच्चों की सारी यानी शारीरिक भी और मानसिक भी किस उम्र में कितनी उसमें वृद्धि हो सकती है उस सबका ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए ही हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके आपेक्षिक दिशा प्रदान कर सके। यानी जिससे वो बच्चों के जिस उम्र में उसको जितनी ग्रोथ करनी चाहिए उसका पता होगा टीचर को, तो वो अच्छे से उसे समझा पाएगा। तो रिंक एक वैज्ञानिक है, उसके अनुसार देख लेते हैं, तो विकास एक क्रमिक तथा मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इन्होंने दिया था बाल मनोविज्ञान का ये परिभाषा है। ठीक है, विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में क्या है, बाल विकास के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। जो टीचर होते हैं उन्हें ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। क्या क्या, तो हम देख लेते हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी न रुकने वाली, जो कभी नहीं रुकती, निरंतर चलती रहती है, उसे कहते हैं निरंतर का सिद्धांत। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी माँ के गर्भ से ही ये विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और हमारे अंत तक चलती रहती है, यानी मृत्यु तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम अब सभी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुणों के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे ये जो विकास है उसमें निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में निरंतर चलती रहती है। सेकेंड है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत में क्या है, बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्ति के अनुरूप होती है। यानी उनकी व्यक्तिकता कैसी है उसके अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविकता गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे बच्चे अलग अलग होते हैं, सब में वृद्धि दर अलग अलग होती है। यही है क्या, व्यक्ति विभिन्नता, यानी सब में विकास अलग अलग गति से होता है।
अब देख लेते हैं इसमें क्या है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। तो मैंने बताया कि किसी की गति तीव्र होती है विकास की और किसी की मंद। तो गैसल एक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते, यानी कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों के विकास का क्रम समान होता है। यानी विकास हर उम्र में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी, यानी कोई देख लेते हो आप क्लास में कोई टॉप कर देता है और कोई पिछड़ा रह जाता है। तो उनमें क्या है, विकास अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो कोई बालक सामान्य तथा कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। ठीक है, यानी विकास सब में अलग अलग होता है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। थर्ड है विकास क्रम की एकरूपता। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह सिद्धांत बताता है कि ये क्या बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों के कुछ एक जैसी विशेषता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। तो इसमें क्या कहा है कि सब बालक अलग अलग तरह से विकास करते हैं, लेकिन जो हमारी एक जाति होती है उसमें सारे बालक एक जैसे ही विकास स्टार्ट करते हैं। यानी पहले सिर की वृद्धि होती है, फिर अन्य अंगों की होती है। तो इसमें ये कहा है विकास क्रम की एकरूपता होती है, यानी सब बालक पहले से सिर बनता है और फिर आगे से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ है वृद्धि एवं विकास की गति की दर समान नहीं रहती है, यानी सब में विकास और वृद्धि की दर समान नहीं रहती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा समान नहीं होती। तो इसमें क्या कहा है, विकास सब में समान नहीं होता है। शेषावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, यानी जो शेषावस्था होती है उसमें गति तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में प्रारंभ से तेजी से वृद्धि होती है, यानी किसी में देख लेते हो आप वो बालक अचानक से लंबा हो जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती, फिर ये रुक जाती है। पांचवा सिद्धांत विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो विकास और वृद्धि की सभी दशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ वस्तुएं पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्रियाएं उसकी आंखों और वाक् तंत्र यानी वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाती है। यानी पहले क्या होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले तो बच्चा हाथ चलाने से स्टार्ट करता है, फिर रोना ये सब चीज़ स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यानी पहले सामान्य होते हैं, फिर विशिष्ट तक चलती रहती है, फिर आंखों तक यानी ये वोकल लैंग्वेज भी यानी बोलना स्टार्ट कर देता है। सिक्स सिद्धांत इसमें परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो जो ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इससे ही आपके एमसीक्यूज बनेंगे। पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आएगा। ठीक है, आपको बस टिक लगाना है। तो अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको इसका चैप्टर समझाऊंगी, थ्योरी मतलब, और अगली वीडियो में इसके इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे एमसीक्यूज, यानी इसमें लगभग 40 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो वे सारे के सारे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी, जिससे आपको इस चैप्टर के बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पेपर में। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट 7th है एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और बाद में अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकृत करना सीखता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाएं एवं कोशिकाओं को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। तो इसमें क्या कहा है, एकीकरण का सिद्धांत, पहले बालक पूरा हाथ हिलाता है, फिर थोड़े थोड़े अंग हिलाता है, यानी उंगलियां हिलाता है। इसी के कहते हैं एकीकृत का सिद्धांत। अब देखते हैं 8th विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। इस सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये जो हमारी विकास की दिशा है वो पूर्व नियोजित होती है। तो कैसी होती है, पहला सिर पादाभिमुख दिशा, यानी कैसी होती है, सिर पादाभिमुख दिशा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में होता है। बालक जन्म के कुछ समय पश्चात पहले अपने सिर को नियंत्रित करता है, यानी पहले बच्चा क्या किसको नियंत्रित करता है, सिर को। यानी सारे ही बालक इस धरती पर जितने भी मनुष्य के बालक हैं वो पहले सिर को हिलाते हैं, यानी सिर को नियंत्रित करना सीखते हैं, और फिर पैर की ओर चलते हैं। तत्पश्चात अपने हाथों की गति पर नियंत्रण करता है, फिर क्या करता है, सिर के बाद हाथों पर किसी वस्तु को पकड़ने यानी पकड़ने की कोशिश करता है, रेंगने यानी फिर चलने की कोशिश करता है। अंत में वह खड़ा होकर चलने लगता है।
सेकंड है समीप दूरामुखी दिशा। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, तत्पश्चात अन्य अंगों का विकास होता है। यानी सबसे पहले किसका विकास होता है? रीढ़ की हड्डी का, फिर अन्य अंगों का। उदाहरण के लिए रूपा सबसे पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखती है, तत्पश्चात अपने हाथों की उंगलियों पर और अंत में वह अपनी बाहों पर नियंत्रण कर लेती है। 9 इसमें विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस तरह की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या है? विकास की भविष्यवाणी, यानी किसी भी हम एक्स किरणों से हम पता लगा सकते हैं कि आगे चलकर ये बालक कैसा होगा, ठीक है, उसमें वृद्धि कैसे होगी। 10 इसमें विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। तो इसमें क्या कहा है? बालक का विकास लंबवत यानी सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह समान विकास गति से नहीं करता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। 11 वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी बालक की जो वृद्धि होती है और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवनों के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अब सिद्धांत हो गए। अब देख लेते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो विकास होता है बालकों में उसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है। तो देख लेते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक में देख लेते हैं बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करता है, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार है। तो आंतरिक कारक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं आंतरिक कारक में। पहला है वंशानुगत कारक, यानी जो उसके माता पिता से लक्षण मिलते हैं। तो बालकों के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बच्चे के माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा होगा। इसी प्रकार ये वंशानुगत कारक होते हैं। सेकेंड है शारीरिक कारक। जैसे जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या में पीड़ित होते हैं, उनकी तुलना में सामान्य तथा स्वस्थ बालकों का विकास अधिक होना स्वाभाविक है। यानी जो बालक बचपन से ही थोड़े कमजोर होते हैं वो स्वस्थ बालकों की अपेक्षा कम विकसित होते हैं। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जब आगे चलकर जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी स्वस्थ बालकों से कम होगी। तो यही है हमारा आंतरिक कारक। अब देख लेते हैं थर्ड, बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किसी तरह समायोजित करता है, यानी एडजस्टमेंट करता है। यह उसकी वृद्धि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, संवेगात्मक कारक। ये भी एक बाह्य कारक आंतरिक कारक है। बालक में किसी प्रकार के संवेगों यानी भावों का इमोशंस का जिस रूप में विकास होगा वह उसकी सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक एवं भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। फिफ्थ है इसमें सामाजिक प्रकृति। तो बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक एवं भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही प्रभाव अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरे की अपेक्षा अधिक सीखता है। यानी अगर बालक समाज में जाकर वार्तालाप करता है यानी घुल मिल जाता है तो वो उसमें ज़्यादा विकास होगा दूसरे की अपेक्षा। अब देखते हैं बाह्य कारक क्या है। तो वृद्धि को यानी विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक देख लेते हैं। तो इसमें बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित बाह्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो हमने आंतरिक
कारक पढ़े, उसके साथ बाह्य कारक भी होते हैं कुछ। तो कैसे हैं, पहला देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, यानी अगर गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य खराब है तो बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब ही होगा। तो गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है कि उसने न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास का असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियादें भी मजबूत होती है। तो इसमें क्या कहा है, जो बालक अगर गर्भावस्था में कोई माँ है वो ज़्यादा मानसिक और शारीरिक पीड़ा से जूझ रही है तो बच्चा भी थोड़ा कमज़ोर ही होगा। सेकेंड है जीवन की घटनाएं। तो जीवन की घटनाओं का भी बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, यानी बच्चे से अगर सही व्यवहार करते हैं तो उसकी विकास भी सही होगा, अगर बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका विकास भी बुरा ही हो गया, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे की उसकी माता ने बच्चे में ही छोड़ दिया हो, यानी अगर बच्चे को माता ने बचपन में ही छोड़ दिया है तो वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा, जिसकी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है, यानी फिर विकास कम होता है। थर्ड है भौतिक कारक। तो ये भी एक बाह्य कारक है। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस प्रकार के परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, उनका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। तो परिवेश की कमियां, प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। फोर्थ है सामाजिक या आर्थिक स्थिति। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चों को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। अच्छे विद्यालय में पढ़ना, सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बालक को नहीं मिलता है। कोई सामाजिक और आर्थिक मतलब जो बच्चे गरीब होते हैं उनको ये सब चीज़ नहीं मिलती है। अच्छा विद्यालय नहीं मिलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का हिस्सा नहीं मिलता उन्हें। शहर के अमीर बच्चों की गाँवों के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। तो शहर के बच्चे गाँवों के बच्चों से ज़्यादा विकसित होते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। तो बाल विकास के जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व क्या है, तो अब देख लेते हैं। बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं यानी रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। यानी इस सिद्धांतों के अनुसार जो टीचर होते हैं उनको बालकों को समझने में सहायता मिलती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। बाल विकास के सिद्धांत से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की कौन सी अवस्था में बालक में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। तो बाल विकास के जो सिद्धांत है उससे हमें पता चलता है कि बालक के किस अवस्था में कितने विकास होना चाहिए। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है, जिससे क्या होता है टीचर अच्छी शिक्षण विधि अपनाते हैं और उसे सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों को ज्ञान बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये तो हिंदी में ये समझ में आ गया होगा। वृद्धि और विकास की सभी दिशाओं तथा विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान से बालक की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताओं इत्यादि के स्वरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बाल विकास का अध्ययन शिक्षकों को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियाँ, योग्यताएं, क्षमताएं एवं व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में अनुवांशिक एवं वातावरण की सीमा तक तथा किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यह जानकारी शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्व का सही तरीके से पालन करने में सहायक होती है। इसमें यही है कि टीचर को समझ में आ जाता है कि बच्चे में कितना वृद्धि और किस उम्र में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट है यदि शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो अध्यापक को उस विद्यार्थी की रुचि के अनुसार अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण बातों को बताना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी में पढ़ने के लिए जिज्ञासा हो। यानी कोई बच्चा है कोई पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो उसको पूछना चाहिए कि उसमें रुचि किस में है, तो उसके अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। तो यानी
चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनके प्रभाव बालकों के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। तो इसमें क्या है, बाल मनोविज्ञान में हमें ये पता चलता है कि बालकों की व्यवहार कैसा है, स्थितियाँ कैसी है और समस्याएं क्या है। तो इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यानी जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रो एवं क्रो यानी ये वैज्ञानिक है, इन्होंने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है। इसकी परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालकों के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी निकालना ही बाल मनोविज्ञान है। थॉमसन है एक वैज्ञानिक, उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो यह बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो ये एक परिभाषा है जिसे किसने दी है? थॉमसन ने। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा बाल मनोविज्ञान है उसकी उपयोगिता और महत्व क्या क्या है। तो ये लास्ट है, बस इतना ही बचा है इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, ये एमसीक्यूज इसमें दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, ये पढ़ेंगे फिर हम अगली वीडियो में। तो यह है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। तो इसमें है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो ये तो बार बार दे रखा है यही। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बच्चों को समय समय पर निर्देशन यानी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं होता है। तो ये इतना ईजी चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज पढ़ोगे तो आप सारे बनेंगे। अब देख लेते हैं आगे। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उनके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। तो बाल मनोविज्ञान से हमें बच्चों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट पूरी यूनिट। ठीक है, तो हमने जो यूनिट फर्स्ट डाली हुई है उसके एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस चैप्टर का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल है मेरे, उसे जाके ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जिस सीटेट का पेपर आने वाला है मैं सारे सब्जेक्ट कराऊंगी। आप बस कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, मैं सारे ही कराऊंगी वैसे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।